हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि अब सूर्यदेव की जो मूवमेंट है वो होगी 7 नंबर की राशि में। तो बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल था कि सूर्य का नीच राशिस्थ होना क्या इंगित करेगा। देखिए, सबसे पहले तो परेशान होने की जरूरत तो किसी को भी नहीं पड़ेगी। जिन लोगों का लगन या तो मेष या फिर वृषभ, अन्यथा सिंह या फिर आपका कन्या लगन हो, या धनु लगन और मकर लगन हो। अगर आपको आपकी कुंडली में पहले भाव में 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर या फिर 9 नंबर और 10 नंबर की राशि दिखाई देती है, तो आप सबसे पहले ये चेक करना कि आपका जो लगन है उसकी डिग्री कितनी है। अगर आपके लगन की डिग्री मान लीजिए 1 नंबर की राशि हो या 5 नंबर की राशि हो या 9 नंबर की राशि हो, अगर आपकी डिग्री आखिरी में आती है 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर आप 30 डिग्री के आसपास अपने लगन को देखते हैं, ऐसे स्थिति में आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप अंदर से अपने आप को उतना खुशी महसूस नहीं करा रहे होंगे। ठीक इसी तरीके से अगर आपका लगन 2 नंबर से, 6 नंबर से या 10 नंबर से बनता हो और आपकी डिग्री शुरुआत के 10 डिग्रियों में है, आपके लगन की डिग्री, तो भी आप अपने अंदर थोड़ी सी एक उदासी महसूस कर सकते हैं। सूर्य उपासना आप 1 महीने के लिए वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी को एकदम से घबराने की जरूरत नहीं होगी। कुछ लोगों को सिर्फ 1 महीने के लिए अंदर से थोड़ी सी बेचैनी रहने वाली है, बाकी चीजें फिर पॉजिटिव हो जाएंगी। अगर मान लीजिए मेष लगन की ही बात करते हैं आज फोकस रहकर, तो मेष लगन के अंदर इस समय केतु और शुक्र के नक्षत्र जिनके पास थे, यानी कि जिनका लगन की डिग्री शुरुआत के 0 डिग्री से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक की थी, वो लोग किसी न किसी बात को लेकर अंदर ही अंदर परेशान थे, जो कि आने वाले 2-3 दिनों के बाद शुक्र की जब मूवमेंट होंगी तो काफी हद तक पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए अब मेष लगन में थोड़ा सा दुखी वही लोग होंगे जिनकी लगन की डिग्री आखिरी के अंशों में है, और कोई नहीं होगा। जहां तक बात की जाए सूर्य की मूवमेंट को लेकर, तो ठीक है कि सूर्य अपने एक ऐसी स्थिति में जा रहे हैं जहां पे वो नीच राशिस्थ होते हैं। सूर्य का नीच राशिस्थ होना, अगर कारकत्वों की बात करें तो स्वास्थ्य, क्योंकि सूर्य फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेटर होते हैं। दूसरा सत्ता, ठीक है, अथॉरिटी। तीसरा जो है सूर्य को हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ, हमारे आत्मबल के साथ। तो इन 3 चीजों में यूनिवर्सली सबके साथ थोड़ी सी चुनौतियां महसूस हो सकती हैं सूर्य के नीच राशिस्थ होने पर। अब बात ये करें कि लगन बाय लगन उसका क्या स्पेसिफिक रिजल्ट हो सकता है, इस पे कोशिश करेंगे ध्यान देने की। जैसे कि मेष लगन में बात करें, अगर मेष लगन में डिग्री लास्ट की है तब तो आप थोड़े से बेचैन रहेंगे अपने मैरिज को लेकर, या फिर अपने पार्टनर को लेकर, या अपने बिजनेस को लेकर थोड़े से बेचैन रह सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का मेष लगन है मगर पहले भाव के अंदर नक्षत्र या तो अश्विनी या फिर भरणी आता है, वो लोग कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव महसूस करेंगे। जहां तक बात करें आपके मेष लगन में, तो मेष लगन में सूर्य जो है वो होते हैं पंचम भाव के स्वामी, और उनका केंद्र में आके बैठना ये एक तरह से राजयोग का निर्माण करता है। तो जो इस समय का गोचर रहने वाला है उसे हम राजयोग कारक गोचर कहेंगे। अब बात ये उठती है कि पद की प्राप्ति किसे होगी या संतान सुख किसे प्राप्त हो सकता है। ऐसी चुनौतियों में भी जिन लोगों के पंचम भाव के मध्य में केतु का नक्षत्र आ रहा होगा, वो लोग कहीं ना कहीं इस समय किसी न किसी रूप में गेन्स को हासिल करते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके साथ एक संभावनाएं बनेंगी पंचम के संबंध के द्वारा। लेकिन जरा ध्यान से समझिएगा, लाभ की स्थिति तो बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु चुनौतियां भी बनेंगी। चुनौती इसलिए बनेगी क्योंकि जो आपके सूर्य हैं, जो कि 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, वो नीच राशिस्थ है। यहाँ पे ग्रह पहले नीच राशिस्थ हो रहा है और उसके बाद किसी तरीके का राजयोग बना रहा है। तो 5वां भाव जो है वो हमारी बुद्धि का भी भाव है, वो हमारे प्रेम का भी भाव है, वो हमारे संतान का भी भाव है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेम में कमी या चुनौती, संतान के साथ थोड़ी सी चुनौती, कुछ ऐसी चीजों को भी इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भाव का स्वामी है वो खुद नीच राशिस्थ हो रहा है। लेकिन सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन, केतु जिस भी कुंडली के अंदर 5th हाउस का मिड पॉइंट है, यानी वहां पे आत्मा के रूप में काम कर रहा है, सूर्य वहां पे आकर जो कि 5वें भाव का शरीर है वो उसके साथ जुड़ेगा तो 5th हाउस को एक्टिवेट कर देगा। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं उन्हें कुछ लाभ की संभावनाएं पंचम भाव से बनेंगी, स्पेकुलेटिव गेन्स भी हो सकते हैं। इसलिए मेष लगन के लिए अगर हम बात कहें तो ओवरऑल तरीके से रीड करने की कोशिश करेंगे
कुछ हद तक वैवाहिक जीवन के अंदर चुनौतियां महसूस होंगी। राहु, केतु, सूर्य और फिर शनि की दृष्टि, इतने प्रभाव जो हैं ये आपके मैरिज लाइफ के अंदर देखने को मिल सकते हैं, साझेदारियों में देखने को मिल सकते हैं। ऑन द पॉजिटिव साइड, जब शुक्र की मूवमेंट आगे होने वाली है सूर्य के साथ, तो आपको किसी तरीके से पद प्राप्ति के लाभ मिल सकते हैं। पंचम के स्वामी का सप्तम में आना और सप्तम के स्वामी के साथ संबंध बनाना और फिर राहु केतु का कंबाइंड होना, स्पेसिफिकली जिनका पंचम में केतु से संबंध है उनके लिए वो एक पॉजिटिव गेन देने का प्रयास कर सकता है। अगर बात की जाए मंगल की, तो मंगल जो है वो तृतीय भाव में बैठकर शनि के ऊपर 10वें भाव पे दृष्टि दे रहे हैं और मंगल और राहु की साझा दृष्टियां जो हैं वो आपके 9वें भाव के ऊपर है। इसीलिए अचानक से भाग्योदय के संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरी तरफ हम कहें तो फादर के हेल्थ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि 9th हाउस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फादर को। वहाँ पे मंगल और राहु जैसे दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि रहने वाली है। एट द सेम टाइम सूर्य जो कि कारक होते हैं उनका नीच राशिस्थ होना, इसलिए फादर की हेल्थ पे ध्यान देना है। और अगर दशा सूर्य की चल रही है तो थोड़ी सी चुनौती 1 महीने के लिए महसूस हो सकती है। अगर सूर्य की दशा अंतर्दशा नहीं है तो ये जो चुनौती, ये जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होंगे। शुक्र की जिनकी दशाएं अंतर्दशाएं चल रही हैं उन्हें लाभ की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन क्योंकि शुक्र मार्गेशी होते हैं उस बात को ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्य पे आपको हमेशा फोकस रखना पड़ेगा जब तक आपके शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चलती है तब तक। ओवरऑल मोटे मोटे शब्दों में कहें तो ये राजयोगदायक स्थिति है, लेकिन बात वही होती है कि जब कभी भी एक राजयोग बनता है तो कहीं ना कहीं जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उनमें कुछ चुनौतियों की स्थिति कही जाती है, क्योंकि दुनिया में जब भी आप राइज करते हो तो आपको अपनी फैमिली को थोड़ा सा टाइम कम देने की परिस्थितियां बनती हैं, जो कि इस समय मेष लगन के कुंडली में बनती हुई नजर आती हैं। धन्यवाद।